डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंटर बोर्ड ने अभी तक अकाउंटिंग या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई मॉडल पेपर जो है वो इशू नहीं किया है। अब जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, उसके मुताबिक जो है वो मॉडल पेपर कोचिंग सेंटर्स वगैरह ने खुद ही बनाया है। तो उसके मुताबिक मैं आप लोग को ये प्रेजेंट कर दूं कि जो मॉडल पेपर शाजी कॉलेजिएट ने बनाया, बेसिकली ये जो मॉडल पेपर है ये शाजी कॉलेजिएट का मॉडल पेपर है। और किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आ सकता है वो आपको प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन के जो है वो सोल्यूशन भी मौजूद है, और जहां मुझे लगेगा कि मुझे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन भी करूंगा। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होंगे जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक सवाल मैं एक पेपर आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये शाजी कॉलेजिएट ने मॉडल पेपर बनाया है सेकेंड ईयर के हवाले से, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के हवाले से भी होगा। आ, इसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो 40 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और 40 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद होंगे। आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ हैं और साथ साथ उनके रेड कलर से आंसर्स भी मार्क हुए हुए हैं। इसमें किसी एमसीक्यू में कोई परेशानी हो, आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर मेरे हिसाब से कुछ और होना चाहिए और आपने कुछ और लिखा है, तो उससे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह फिर हम लोग। ओके। ये 40 एमसीक्यूज़ आएंगे इसमें, और एक एमसीक्यू जो है वो एक नंबर का होगा। जो पिछले साल पेपर हुए थे उसमें एक एमसीक्यू जो है वो 2 नंबर का था, लेकिन अब जो पेपर होंगे इस साल 2021 में, इसमें एक एमसीक्यू जो है वो एक नंबर का होगा। यहाँ पे 40 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए आपके। अच्छा, इसके बाद सेक्शन बी में 7 सवाल आएंगे। आपको इनमें से कोई से भी 4 सवाल करने होंगे और हर सवाल के जो मार्क्स होंगे वो 10 नंबर मार्क्स होंगे। पहला सवाल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो यहाँ पर मॉडल पेपर के तौर पर दिया गया है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि ये जो मॉडल पेपर दिया गया यही जो है वो हमारे बोर्ड में भी यही एग्जैक्टली सेम ही आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ मॉडल पेपर है, यानी कि इस तरीके का पेपर बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही बने एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से बने। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जैसे अगर सेक्शन बी में 7 में से 4 करने हैं तो यही होगा, तरीक़ाकार ये होगा 7 में से 4 ही करने होंगे। अब वो अलग बात है कि सवाल कोई सा भी हो सकता है। तो ये एक छोटा सा सवाल है, इसमें ये इसका सॉल्यूशन भी नीचे मौजूद है। अगर इसमें किसी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन नज़र आए तो वो बता दीजिएगा। ये पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल है। अच्छा, इसमें मैं एक बात को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर कंफ्यूज स्टूडेंट इस पॉइंट से हो गए थे। खालिद कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,15,000 इन द शेप ऑफ कंप्यूटर, फोटोस्टेट मशीन 85,000, फर्नीचर 30,000, यानी खालिद ने 1,15,000 रुपये मिलाया। अब स्टूडेंट ये समझे थे कि 1,15,000 रुपये कैश मिलाया, कंप्यूटर और फोटो स्टेट मशीन 85,000 की मिलाई है, फर्नीचर 30,000 का। नहीं भाई, फर्नीचर और फोटो स्टेट ये सॉरी कंप्यूटर और फोटो स्टेट मशीन मिलाकर बने थे 85,000 और फर्नीचर 30,000, इन दोनों को मिलाकर बने थे 1,15,000 रुपये। तो ये खालिद की कंट्रीब्यूशन थी 1,15,000 रुपये की। ये पूरी कंट्रीब्यूशन है खालिद की 1,15,000 रुपये की। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है बात की जा रही है कि 1,15,000 कैसे बने, 85,000 का ये और 30,000 का ये। इसी तरीके से अल्ताफ़ के बारे में भी ऐसे ही है कि अल्ताफ़ ने 90,000 मिलाए। 90,000 कैसे बनते हैं, टाइप एडर 80,000 रुपये का, फर्नीचर 10,000 का, मर्चेंडाइज 20,000 की और मशीन 42,000 की। ये सब मिलाकर टोटल बनते हैं 90,000। ठीक है जी। इसने बिल्डिंग मिलाई और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तमाम पार्टनर्स जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो नीचे इसकी एंट्रीज मौजूद है, जो पहले पार्टनर ने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। अच्छा, ये लिखा होता है कि बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो पैसे कम पड़ रहे थे उसके बदले मजीद कैश कंट्रीब्यूट किया गया। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर ने ये कंट्रीब्यूट किया और तीसरे पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद लिक्विडेशन है। अच्छा, लिक्विडेशन के सवाल में मैं फिर यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये मैं वो सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो नॉर्मली आपकी टेनियर से थोड़े हटकर है, टेनियर के ही, लेकिन थोड़े से हटकर क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अनीस, कमर एंड मेहदी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 231,200, 177,200 एंड 191,600 respectively. The current year of operation did not go well and the partners finally decided to dissolve the partnership. Partnership को ख़त्म करना चाहते हैं। On December 31st, after the assets were converted to cash and all the creditors were paid, only rupees 60,000 cash रिमेंड इन द फर्म। देखिए, मैंने आपको अपनी तमाम वीडियोस में और क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को ये बात मैंने एक्सप्लेन की है कि लिक्विडेशन के 5 स्टेप्स हैं और उन्हीं सीक्वेंस में उन्हें फॉलो कीजिए। पहला स्टेप है सेल ऑफ अदर एसेट्स। वो कह रहे हैं आफ्टर एसेट्स वर कन्वर्टेड टू कैश, यानी एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी एसेट्स को बेच चुके हैं। दूसरा स्टेप होता है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। वो कह रहे हैं ऑल द क्रेडिटर्स वर पेड। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी जिनको देनी होती है, तो लाइबिलिटी भी तमाम पे हो चुकी है। एसेट्स सेल हो चुके हैं, लाइबिलिटी पे हो चुके हैं, 2 स्टेप हो चुके हैं। उसको पे करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपके पास जो कैश बचा है वो कितना बचा है, 60,000।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कंप्यूट द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ पार्टनर आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ये बताइए कि पार्टनर्स के जो कैपिटल बैलेंसेज होंगे वो क्या बैलेंसेज होंगे। अब कुछ बातों को यहाँ पर समझिएगा। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर के कैपिटल को अगर मिला लिया जाए तो ये इनको मिलाकर बनते हैं टोटल 6 लाख रुपए। तीनों के कैपिटल को मैंने यहाँ ऐड किया, ये पहले पार्टनर का, ये दूसरे पार्टनर का, तीसरे पार्टनर का। तीनों के कैपिटल को अगर मैं मिला लूँ तो ये बनते कितने हैं, 6 लाख रुपए। तो आपके पास कैश भी होना चाहिए 6 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि जितना कैपिटल हो उतना पैसा होना चाहिए। लेकिन कैश हमारे पास सिर्फ कितना है, 60,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब अपने एसेट्स बेचे होंगे तो एसेट्स को बेचने में लॉस हुआ होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़रा बात को समझेगा। जितना कैपिटल हो उतना ही कैश होना चाहिए आमतौर पर। अगर कैपिटल से ज़्यादा कैश है इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप को एसेट बेचते हुए गेन हो गया। अगर कैपिटल से कम कैश है तो इसका मतलब ये कि पार्टनर्स को एसेट बेचते हुए लॉस हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल है 6 लाख और कैश कितना है, 60,000। इसका मतलब एसेट को बेचते हुए पार्टनरशिप को लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ, लॉस ऑन रियलाइजेशन मालूम करने का तरीका क्या है कि जितना भी कैपिटल है उसमें से जो कैश मौजूद है आपके पास उसे माइनस कर दीजिए। तो कैपिटल कितना है, 6 लाख, और कैश कितना है, 60,000। इसका मतलब 5,40,000 का पार्टनरशिप को क्या हुआ, लॉस हुआ। अब ये लॉस कौन बेयर करेगा, ये लॉस बेयर करेंगे पार्टनर्स। अब कैसे बेयर करेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं बताया गया कि प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करते हैं। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, आपके टीचर्स ने बताई होगी, अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को ही बताई है कि अगर पार्टनरशिप में डिसाइड नहीं हुआ कि प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे तो इक्वली शेयर करेंगे। और देखिए यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, मैंने ये बात जनरली कही है आपसे कि अगर मेंशन ना हो तो इक्वली, लेकिन यहाँ पर मेंशन है इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स का मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। कितने का लॉस हुआ, 5,40,000 का। तो ये तीनों पार्टनर्स के पहले मैंने कैपिटल लिखे जो उनके कैपिटल सवाल में दिया था, 231,200, 177,200 और 191,600। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5,40,000 का लॉस है, तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बराबर बराबर। तो 5,40,000 को 3 से डिवाइड कर दिए। सबके हिस्से में 1,80,000 रुपये का क्या आ गया, लॉस आ गया सबके हिस्से में। अगर लॉस आप इनके हिस्से में से माइनस कर देते हैं तो अब जो इनके मौजूदा कैपिटल बैलेंसेज है वो ये हैं। अनीस का कैपिटल बनता है 51,200, कमर का कैपिटल बनता है माइनस का 2,800 और मेहदी का कैपिटल बनता है 11,600। ये आपके सवाल की थी पहली रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यानी रियलाइजेशन में जो भी गेन और लॉस हुआ है, यानी एसेट को बेचने में जो भी गेन या लॉस हुआ है, वो गेन या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बताइए कि पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस क्या होंगे। तो गेन और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मेक जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश रिसिट फ्रॉम डेफिशिएंट पार्टनर एंड ऑल्सो द एंट्री फॉर द फाइनल डिस्बर्समेंट ऑफ कैश टू द पार्टनर्स। देखिए तीन स्टेप्स, दो स्टेप्स तो यहाँ पर सवाल में हुए हैं, एसेट बेच चुके हैं और लाइबिलिटी पे कर चुके हैं। तीसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस। जो भी लॉस हुआ है वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री उन्होंने आपसे नहीं मांगी है। अगर वो कहते हैं कि भाई लॉस जो हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री बनाइए तो आप बिल्कुल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाते। लॉस अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते तो पार्टनर से कैपिटल्स डेबिट हो जाते और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता, लेकिन इसकी एंट्री उन्होंने नहीं मांगी। फिर किसकी मांगी है, मेक जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश रिसिट फ्रॉम द डेफिशिएंट पार्टनर। एक पार्टनर का कैपिटल जो है वो नेगेटिव गया। फोर्थ स्टेप में आप ये चेक करते हैं कि क्या किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव गया या नहीं गया। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव गया है तो या तो वो पार्टनर सॉल्वेंट होगा या वो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का मतलब ये है कि वो पैसा घर से लेकर आ सकता है और इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि वो पैसा लेकर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए जिस पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव है कमर का 2,800 रुपये, उसके बारे में कहते हैं कैश रिसिट फ्रॉम डेफिशिएंट पार्टनर, कि आपने उससे कैश रिसीव किया, यानी कि वो पार्टनर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है तो पैसा लेकर आ सकता है, तो उस सूरत में क्या एंट्री बनाई जाती है, ये एंट्री बनाई जाती है। और आखिरी स्टेप में जो बाकी पार्टनर्स हैं आप उनमें कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आपने उन्हें कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था इस सवाल का निचोड़। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, रिटायरमेंट बहुत आसान सा केस है, यहाँ पर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूँ। ए का कैपिटल देख लीजिए, ए कहाँ है, ए का कैपिटल है 2,60,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ए रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड पेड रुपीज़ 2,80,000 फ्रॉम पार्टनरशिप। 2,60,000 रुपये कैपिटल है लेकिन पार्टनरशिप उसे 2,80,000 रुपये दे रही है, यानी कैपिटल से ज़्यादा पैसा दे रही है। अच्छा, ये बात मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई है और लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताई है
कि अगर पार्टनर को जो जाने वाला पार्टनर है, अगर उसको कैपिटल से ज़्यादा पैसा अदा किया जाए तो फिर वहाँ पर दो मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बोनस मेथड भी और गुडविल मेथड भी। अब यहाँ पर बोनस मेथड भी फॉलो हो सकता है और गुडविल भी, तो फिर हम कौन सा फॉलो करेंगे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गिव रीज़न दैट माइट कॉज ए टू रिसीव बोनस। आपको यहाँ पर जो हिंट दी गई है वो इस हवाले से दी गई है कि आपको यहाँ पर ए को जो मिला है वो बोनस मिला है। इसका मतलब कि यहाँ पर पार्टनर्स कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? बोनस मेथड। तो बोनस मेथड की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बोनस मेथड की कैलकुलेशन है, साथ साथ ये उसकी एंट्री है और इसका रीज़न लिखा है कि भाई ए को बोनस क्यों दिया गया, इसका रीज़न है थोड़ा सा लिखना। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंगल एंट्री का बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। हाँ, सोल्यूशन आप देख लीजिएगा और फिर भी आपको लगे कि नहीं सर इसमें कुछ परेशानी की बात है तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उस मसले को हम डिस्कस कर लेंगे। फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इस सवाल में चीज़ मुझे बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एक छोटा सा पॉइंट, इरफान, इमरान और इनाम 3 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल बैलेंसेस दिए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करते हैं कैपिटल शेयरिंग रेशियो, कैपिटल से, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। इरफान गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ एंड इरफान, ये इरफान नहीं होगा, ये होगा इनाम, ठीक है। ये यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इनाम है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इरफान गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ एंड इनाम गेट्स अ सैलरी विच इज़ हाफ ऑफ इरफान्स, यानी इरफान को मंथली सैलरी मिलती है 2000 रुपये और इनाम को उसकी आधी सैलरी मिलती है। इनाम गेट्स अ सैलरी विच इज़ हाफ ऑफ इरफान्स, इरफान की आधी सैलरी जो है वो इनाम को मिलती है, यानी इसको 2000 पर मंथ मिलती है इरफान को और इनाम को 1000 पर मंथ मिलेगी। इन एडिशन अ बोनस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। इसके अलावा तमाम पार्टनर्स को उनके कैपिटल बैलेंसेस के मुताबिक 20% बोनस भी दिया जाएगा। द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बोनस अमाउंटेड टू ₹12,000। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपके जो दीगर सवालात होते हैं उसमें होता ये कि पार्टनरशिप में जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ हो वो बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉफिट या लॉस नहीं बताया जा रहा, बल्कि सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि सैलरी और बोनस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है? 12,000 रुपये। ये तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बचा है, सवाल ये है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ कितना था, यानी टोटल प्रॉफिट कितना था। तो वो यही कह रहे हैं सवाल में, डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मालूम कीजिए। तो टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने जो कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और आखिर में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उन सब को ऐड कर दीजिए। क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने 2 पार्टनर्स को सैलरी दी है, एक को 2000 पर मंथ और एक को 1000 पर मंथ। तो 2000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की सैलरी कितनी बन जाएगी? 24,000, और दूसरे वाले को इसकी आधी मिलेगी यानी 12,000, ठीक है। ये दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी। इसके अलावा आपने तीनों पार्टनर्स को 20-20% बोनस दिया है, तो आपने तीनों पार्टनर्स के बोनस यहाँ पे लिखे, बोनस बोनस बोनस, तीनों पार्टनर के उनके कैपिटल के मुताबिक बोनस यहाँ पे लिखे। और इसके अलावा आखिर में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, कितना बचा है? 12,000, वो भी लिखा आपने, रिमेनिंग प्रॉफिट 12,000। इन सब को अगर आप ऐड कर लें तो आपको टोटल प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, यानी ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो प्रॉफिट था पार्टनरशिप का वो मालूम हो जाएगा, और वो कितना बनता है? वो बनता है 72,000। और अगर यकीन ना आए तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाकर देखिएगा, 72,000 रख कर जो सैलरी दी वो सैलरी दीजिए, वो जो बोनस दिया वो बोनस दीजिए, और आखिर में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है वो रेशो के मुताबिक, क्योंकि रेशो गिवन है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो आपका आंसर जो है वो कितना बनेगा? 72,000, ठीक है जी। तो बस ये इसमें एक एडिशनल पॉइंट था कि टोटल प्रॉफिट मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिटेन अर्निंग का सवाल कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, वही रूटीन क्वेश्चन है जो आपके टीचर्स और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को एज यूजुअल क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, चेक कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन कोई परेशानी की बात नहीं है, पहले मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है, आसान सा सवाल है इसका, ठीक है। अच्छा, एंट्रीज भी बनानी है डेप्रिसिएशन की, ठीक है, 2 साल की, 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, 2 साल की एंट्रीज भी बनानी है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हुआ, ठीक है जी। ओके, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना है बस, बाकी सारी बातें आसान है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर, Z contributes 2,40,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। Z ने 2,40,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए। अच्छा, पार्टनरशिप के जो दीगर सवालात हैं पार्टनरशिप एडमिशन के, उसमें होता है ये कि आपको ये बताया जाता है कि पुराने पार्टनर्स के कैपिटल्स कितने हैं, नया पार्टनर कितने पैसे मिल रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप जो है वो उनके दरमियान बोनस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर वो आपसे खुद कह रहा है, रिकॉर्ड एन एंट्री टू एडमिट Z शेयरिंग एज ₹40,000 बोनस टू ईच X एंड Y। Z ने मिलाए हैं 2,40,000 रुपये,
ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि जो जेड ने पैसे मिलाए हैं 2,40,000 रुपये, इसमें से जो जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें से बोनस जा रहा है। कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है यहाँ पर? बोनस। और बोनस किसको जा रहा है? एक्स और वाई को, यानी जेड अपने हिस्से में से बोनस दे रहा है एक्स को और वाई को। तो अगर मैं इसकी एंट्री रिकॉर्ड करूँ तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। कैश कितना कंट्रीब्यूट किया? 2,40,000। इस 2,40,000 में से जेड बोनस दे रहा है, फ़ायदा दे रहा है किसको? एक्स और वाई को। मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को क्लास में ये बात एक्सप्लेन की है, आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बोनस मेथड की खासियत ये है, करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि अगर किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा, ये उसकी खासियत है। तो यहाँ पे मेंशन है बोनस ईच टू एक्स एंड वाई, कि इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? एक्स और वाई को। अगर एक्स और वाई को 40,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब जेड को क्या होगा? जेड बेचारे को नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान होगा? टोटल 80,000 रुपये का जेड को नुकसान हो जाएगा। जेड ने मिलाए हैं 2,40,000 रुपये, अपने इस कैपिटल में से वो 40,000 रुपये का दोनों को फ़ायदा प्रोवाइड कर रहा है, एक्स को भी और वाई को भी, तो जेड को नुकसान होगा। अब जब जेड को नुकसान हो जाएगा तो फिर जेड का कैपिटल 2,40,000 रुपये नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 2,40,000 में से 80,000 रुपये अगर निकाल दें तो बचते हैं 1,60,000 रुपये। तो जेड का कैपिटल कितने से लिखा जाएगा? 1,60,000 रुपये से। और फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ एक्स और वाई को। जब एक्स और वाई को बोनस दिया आपने तो एक्स और वाई के कैपिटल्स बढ़ जाएंगे, और अगर कैपिटल बढ़ जाए तो कहाँ लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड पर। तो एक्स और वाई का कैपिटल लिखा गया क्रेडिट साइड पर 40,000 रुपये। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आप एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आपने यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड कर दी। दूसरी रिक्वायरमेंट में कहते हैं व्हाट इज़ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का टोटल कैपिटल क्या होगा? मैंने आपको गुडविल मेथड में भी ये बात एक्सप्लेन की है, बार बार एक्सप्लेन की है, सफिशिएंट कैश मेथड में भी एक्सप्लेन की है कि अगर आपको कभी भी टोटल कैपिटल मालूम करना पड़े तो क्या तरीक़ेकार है। तो तरीक़ेकार ये है कि जिस पार्टनर का कैपिटल है, किसका कैपिटल दिया हुआ है? जेड का कैपिटल। जेड का कैपिटल कितना है? 2,40,000 रुपये है क्या? जी नहीं, 2,40,000 तो उसने कंट्रीब्यूट किए हैं। उसका कैपिटल कितना है? उसका कैपिटल है 1,60,000 रुपये। जेड का कैपिटल कितना बनता है? 1,60,000 रुपये उसका कैपिटल बनता है। ये जहन में रखिएगा, कंट्रीब्यूशन में और कैपिटल में फ़र्क है। 2,40,000 रुपये तो वो मिला रहा है, लेकिन उसको जो हिस्सा मिल रहा है पार्टनरशिप में वो 1,60,000 रुपये का मिल रहा है। तो जेड का कैपिटल बनता है 1,60,000 रुपये, और जेड का इंटरेस्ट कितना है? 1/3। ये सवाल में मेंशन है, फॉर 1/3 इंटरेस्ट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि अगर टोटल कैपिटल मालूम करना हो तो जिसका कैपिटल दिया हुआ 1,60,000 रुपये, उसको उसी के इंटरेस्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन उल्टा करके। 1/3 को अगर उल्टा करें तो कितना हो जाएगा? 3/1। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आएगा 4,80,000। यानी पार्टनरशिप का जो टोटल कैपिटल होगा वो होगा 4,80,000 रुपये। ठीक है, और ये आखिरी सवाल है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के हवाले से। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये है एक मॉडल पेपर, और शाहजी कॉलेजिएट की तरफ से मॉडल पेपर जो है वो जारी किया गया है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि आप ये समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा। कि सेक्शन ए जो है वो 40 MCQs पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपको 40 MCQ अटैम्प्ट करने होंगे, 40 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में 4 सवाल करने होंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और एक सवाल 10 नंबर का होगा। और सेक्शन सी से आपको 2 पार्ट करने होंगे, 9A 9B 9C, 3 पार्ट आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 9C जो है वो शेयर्स का है, 9B जो है वो पार्टनरशिप एडमिशन का है, और 9A जो है वो डेप्रिसिएशन का है। 3 सवाल इसमें आए, आपको कोई से भी 2 सवाल करने होंगे, यानी एक सवाल इसमें भी 10 नंबर का होगा। यानी इन शॉर्ट आप ज़रा देखिए कि सेक्शन बी में भी एक सवाल 10 नंबर का और सेक्शन सी में भी एक सवाल 10 नंबर का। बस अब बोर्ड ने पेपर ऐसा पैटर्न बनाया तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो अच्छा, यहाँ पर इस बात को मैं क्लियर कर दूँ कि 9A में मैंने डेप्रिसिएशन डाला हुआ है, यानी हमारे मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन डाला हुआ है। 9B में पार्टनरशिप एडमिशन डाला है, ठीक है, कहाँ है पार्टनरशिप एडमिशन, और 9C में इशू ऑफ शेयर्स डाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में सेक्शन सी में यही 3 सवाल आए, कोई से भी 3 पार्ट आ सकते हैं, आपको इनमें से 2 पार्ट करने। ये सिर्फ एक मॉडल है कि इस तरह से हो सकता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी, और आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।